अमेरिका पर नियंत्रण। अमेरिका के लगभग सभी व्यवसायों पर पूरी तरह से कब्जा हो जाने के बाद अब इन लोगों ने अमेरिका को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए और अपने षड्यंत्रों को गुप्त रखने के उद्देश्य से अमेरिका के सभी प्रचार तंत्रों पर अपना कब्जा करना शुरू किया। पैसे की मदद से इन बैंकरों ने मुख्य मीडिया संस्थान, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक सूचनाओं के अन्य सभी संस्थानों को खरीद लिया। जहां कहीं रॉकफेलर विश्वविद्यालय, मेडिकल शिक्षा संस्थान और यहाँ तक कि अंग्रेजी की विश्व प्रसिद्ध किताब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जैसी चीज़ें खरीद रहा था कि वही मॉर्गन ने मुख्य अखबार खरीद लिए। उसने अखबार की दुनिया के 12 नामी लोगों को इकट्ठा करके उनको नौकरी पर रखा और उनको ये काम दिया कि वो अमेरिका के सभी प्रमुख अखबारों को छांटे। इस प्रक्रिया में 25 सबसे मुख्य अखबारों को चुना गया और तुरंत ही उन अखबारों को खरीद लिया गया। खरीदने के बाद एक एक अखबार के ऊपर एक एक एडिटर बिठाया गया जो इस बात पर नज़र रखेगा कि किस खबर को किस तरह दिखाना है और किस खबर को दबा देना है। 1983 आते आते 50 कंपनियों के पास आधे से ज़्यादा मीडिया घराने थे और साल 2000 तक ये संख्या 50 से घटकर बस 6 कंपनियों पर आ गई। हॉवर्ड जिन बताते हैं कि भले ही सत्ता में डेमोक्रेट पार्टी का कोई नेता हो या रिपब्लिक पार्टी का लुटेरे बैंकर वहाँ हमेशा ही होते हैं। संसद और अमेरिका के राष्ट्रपति के कानों में गूंजने वाली सबसे ऊंची आवाज़ अगर कोई होती है तो वो इन्हीं की होती है। साल 1906 में अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ये कहते हैं कि इस दिखावटी सरकार के पीछे एक अदृश्य सरकार राजगद्दी पर बैठी है जिसकी देश के लोगों के प्रति ना तो कोई निष्ठा है और ना कोई जिम्मेदारी है। आज की राजनीति का सबसे पहला काम यह है कि इस अदृश्य सरकार को नष्ट कर देना और भ्रष्ट व्यापार और भ्रष्ट राजनीति के इस अपवित्र गठजोड़ को समाप्त कर देना। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फेलिक्स फ्रैंकफर्टर ने 1952 में कहा था कि वॉशिंगटन में असली शासक अदृश्य है और पर्दे के पीछे से सत्ता चलाते हैं राइट पेंटमैन, जो कि 1967 में अमेरिका की गृह बैंकिंग और मुद्रा समिति के अध्यक्ष थे। सदन में दिए हुए अपने एक भाषण में कहते हैं कि आज अमेरिका में 2 सरकारें कार्यरत है। एक तो हमारे पास विधिवत गठित सरकार है और दूसरी फेडरल रिजर्व बैंक में एक स्वतंत्र, अनियंत्रित और बेलगाम सरकार है जो आर्थिक ताकत को नियंत्रित कर रही है, जो कि संवैधानिक रूप से सरकार के लिए ही आरक्षित है। अमेरिका के एक मंत्री डैनियल इनोए ने कहा था कि एक रहस्यमयी सरकार मौजूद है जिसकी अपनी खुद की वायुसेना है, अपनी नौसेना है, अपनी ही पैसे इकट्ठे करके प्रक्रिया है और बिना किसी को हिसाब किताब दिए और कानून से मुक्त होते हुए राष्ट्र से संबंधित अपने विचारों को आगे बढ़ाने की क्षमता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918। प्रथम विश्व युद्ध 28 जून 1914 को शुरू हुआ। अब एक आतंकवादी समूह ब्लैक हेड के सदस्य गैव्रिलो प्रिंसिप ने ऑस्ट्रियाई सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। हत्यारा प्रिंसिप एक रूसी यहूदी लियोन ट्रॉट्स्की का सहयोगी था, जो रूसी राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए अपने एक साथी यहूदी व्लादिमीर लेनिन के साथ साजिश कर रहा था। इन लोगों को एक अमेरिकी यहूदी जेकब स्किफ द्वारा आर्थिक मदद मिलती थी और स्किफ नेथन रोथशिल्ड का खास आदमी था। 1921 में अमेरिका की संसद में इन तथ्यों की पुष्टि की गई। जब यह
दर्ज किया गया कि प्रथम विश्व युद्ध की पूरी जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय यहूदी बैंकरों के कंधों पर है। वे लाखों मृतकों और मरने वालों के लिए जिम्मेदार हैं। अक्टूबर 1926 के अंत में ब्रिटिश सांसद विक्टर एच कैजलेट और हेनरी फोर्ड 1863 के बीच बातचीत में इस बात पर फिर से मोहर लग गई। जब विक्टर ने पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय यहूदी फाइनेंसर कौन है, तो फोर्ड ने जवाब दिया, मेरे पास कई किताबें हैं जो आपको बताएगी कि वे सभी कौन हैं। वे पिछले युद्ध के लिए जिम्मेदार थे और भविष्य में तब हमेशा ऐसे युद्ध करवाने में सक्षम होंगे जब उन्हें लगेगा कि उनकी जेब को एक युद्ध करवाने की जरूरत है। प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड और जर्मनी के बीच चल रहा था। अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं था, पर बैंकर्स अपने बेहिसाब फायदे के लिए अमेरिका को युद्ध में घसीटना चाहते थे। अमेरिका के राज्य सचिव विलियम जेनसिंग कहते हैं, बड़े बैंकिंग हित विश्व युद्ध में गहरी रुचि रखते हैं क्योंकि इसमें बड़े लाभ के लिए व्यापक अवसर थे। इस युद्ध से अकेले रॉकफेलर ने उस समय $20 करोड़ कमाए, जबकि युद्ध का खर्च 3,000 करोड़ डॉलर आया और करोड़ों लोग मारे गए और बर्बाद हो गए। एक बातचीत जो ग्रे इंग्लैंड के विदेश सचिव और हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन का प्रमुख सलाहकार के बीच हुई, जो बाद में सार्वजनिक हुई। लुसिटेनिया नामक जहाज को जानबूझकर जर्मनी की समुद्री सीमा में भेजा गया और उन्होंने वह जहाज डुबो दिया, जिसमें 1,200 लोग मारे गए। इसका बहाना लेकर अमेरिका भी विश्व युद्ध में कूद पड़ा, जबकि इसके पीछे का असली खेल बैंकर्स का था। व्यापार, प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धी गठजोड़ और गलतफहमी को अक्सर प्रथम विश्व युद्ध के प्राथमिक कारणों के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि इसके वास्तविक कारण इस प्रकार है। रूस में क्रांति करवाना ताकि रूसी साम्राज्य और उसके स्टेट बैंक को नष्ट किया जा सके। अन्य साम्राज्यों ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मन और ओटोमन को छोटे राज्यों में तोड़ने के लिए, जिनका केंद्रीय बैंकों की स्थापना के माध्यम में से बेहतर तरीके से शोषण किया जा सके। रूस की कहानी। इस रूस में हुई क्रांति को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इस क्रांति से पहले बैंकर्स ने रूस पर अपना कब्जा करने के लिए कितने प्रयास किए थे, जो 1917 की बहुचर्चित क्रांति के साथ खत्म हुए थे। साल 1815 के आसपास दुनिया के लगभग सभी मुख्य शक्तिशाली देश बैंकर्स के कर्जदार बन चुके थे। नेथन मेयर रोथशिल्ड ने रूस के शासक जार अलेक्जेंडर प्रथम के सामने केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से दुनिया में एक नई व्यवस्था स्थापित करने की रणनीति रखी। जार ने रोथशिल्ड की इस शैतानी रणनीति का हिस्सा बनने से मना कर दिया और अपने देश में केंद्रीय बैंक बना लेने की रोथशिल्ड की पेशकश भी नकार दी। 1860 में रूस ने अपना खुद का एक राष्ट्रीय बैंक बना लिया। इस बैंक ने कर्ज मुक्त सिक्के और नोट छापे और देश की पैसे की मात्रा को नियंत्रित किया। उद्योगों और व्यापार को सस्ते कर्ज बांटे गए, जिससे देश में धुआंधार उत्पादन होने लगा और सरकारी खजाने में सोने का भंडार जारी किए गए कागज के नोटों से भी लगभग 100% ऊपर चला गया। 1914 आते आते रूस का राष्ट्रीय बैंक यूरोप में सबसे प्रभावशाली ऋण देने वाली संस्थाओं में से एक बन गया था। साल 1861 में रूस की सत्ता में जार अलेक्जेंडर द्वितीय बैठा था। उस ही साल जार द्वितीय ने रूस को कृषि दासता से मुक्त कर दिया। जहाँ तक बात है रूस में दासत्व की, तो दास का मतलब वहाँ किसी का गुलाम होना नहीं था, बल्कि दासत्व का लेना देना रूस के किसानों से था, जो पट्टे पर जमीन लेकर उस पर खेती किया करते थे। इस बात का प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि 1840 तक ज़्यादातर किसानों ने अपनी ज़मीन का किराया चुका दिया था।
1861 के समय रूस में जेमेस्टोवो नाम की एक व्यवस्था बनाई गई। शिक्षा, टैक्स इकट्ठा करना और पुलिस जैसी व्यवस्थाएं इस व्यवस्था के अंतर्गत लाई गई और यहाँ तक कि किसानों और उनके ऊपर के अधिकारियों के बीच के वाद विवाद सुलटाने के लिए लोगों द्वारा एक चुना हुआ अधिकारी बिठाया गया।